चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज कुछ नई चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, दैनिक जीवन में अपने कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें हम देखते हैं, वो घटनाएं हमारे साथ होती है, लेकिन उन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि वो घटनाएं कैसे घटती हैं, किन कारणों से वो घटनाएं घटती है। जैसे कि एक घटना है कि यदि आप सूखे बाल में कंघी करें और उस कंघी से एक छोटे से कागज को चिपकाने की कोशिश करें, या उस कंघी को एक छोटे से कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे, तो आप देखते हैं कि वो कंघी उस कागज के टुकड़े को चिपका लेती है अपने। इसी तरह से बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली का गिरना, ये एक घटना होती है। आकाशीय बिजली घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही है, लेकिन उन घटनाओं के बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो बिजली का निर्माण कैसे होता है, वो बिजली कैसे उत्पन्न होती है। साथ ही ठंड के समय में जब आप स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर को उतारते समय आप देखते होंगे कि स्वेटर के अंदर चटचटाहट की आवाज आती है और उसमें छोटी छोटी चिंगारी समझ में आती है या दिखाई देती है। तो ये घटनाएं किसके कारण घटित होती हैं, ये जानकारी हमें नहीं होती है। तो आज की क्लास में इनकी हम चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का पहली यूनिट, और उस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लें। ये स्थिर शब्द का मतलब आपको पता है, स्थिर का मतलब होता है स्टे, स्टे मतलब होता है ठहरना या रुका हुआ। तो यहां स्थिर का मतलब हुआ रुकी हुई विद्युत, स्थिर विद्युत का मतलब हुआ रुकी हुई विद्युत, यानी ऐसी विद्युत जो प्रवाहित नहीं होती है, जो चलती नहीं है, एक जगह स्थायी होती है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए एक जानकारी बता दें हम कि 12th की जो पहली यूनिट है जिसका नाम स्थिर वैद्युत है, इसे 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा आवेश और उसके क्षेत्र के बारे में, आवेश और उसके क्षेत्र के बारे में। और सेकंड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा विभव और धारिता के बारे में। इन 2 चीजों के बारे में आपको जानकारी सेकंड यूनिट में मिलने वाली है, सेकंड चैप्टर में मिलने वाली है ये। तो जब हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो इसमें हम चर्चा कर लेंगे विद्युत आवेश के बारे में, ये क्या होता है और उस आवेश के कारण फील्ड क्या बनता है, आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, उनके बीच कितना बल लगता है, इन सभी की चर्चा हम करेंगे पहले चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में जब हम चलेंगे तो दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल, और धारिता। धारिता अर्थात किसी चालक के अंदर आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस यूनिट में। चले फिलहाल हम अपने फर्स्ट चैप्टर को लेकर चलते हैं और इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट शब्द आपको मिला है विद्युत, पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या होती है, विद्युत क्या होती है। तो देखिए विद्युत एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, और एक ऐसी एनर्जी होती है ये कि यदि ये किसी वस्तु के पास है तो वो वस्तु हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। मतलब ये हो रहा है कि जैसे ये एक मार्कर पेन है, यदि इस मार्कर पेन के अंदर विद्युत उत्पन्न हो गई या इस मार्कर पेन में विद्युत है, तो ये मार्कर अपने से हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे छोटे से कागज का टुकड़ा हो गया, छोटा सा फर हो गया, इन चीजों को ये अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। तो विद्युत का ये गुण होता है कि यदि ये किसी वस्तु के अंदर उत्पन्न हुई है तो उस वस्तु के अंदर एक नया गुण उत्पन्न करती है कि वो वस्तु किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे। इसीलिए तो विद्युत की परिभाषा बनती है कि विद्युत तो वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है।
वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे कहा जाता है विद्युत। यानी विद्युत एक एनर्जी होती है और यह एक ऐसी एनर्जी है कि यदि किसी वस्तु के पास है तो वो वस्तु हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, अपनी ओर खींचने लगती है। अब देखें, यदि ये विद्युत उत्पन्न करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यदि ये विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हो रही है, घर्षण का मतलब हो रहा है कि दो चीजों को आपस में रगड़ने के कारण यदि ये विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो इस विद्युत का नाम रखा जाता है घर्षण विद्युत, फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यदि आप किसी वस्तु में विद्युत का गुण लाना चाहते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो यदि आप उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दें और रगड़ने के कारण यदि उस वस्तु के अंदर ये गुण आ गया है, तो वहां पर उत्पन्न विद्युत का नाम हम रखेंगे घर्षण विद्युत। तो विद्युत और ये घर्षण विद्युत की बात हो गई। अब होता क्या है कि यदि किसी वस्तु में ये घर्षण विद्युत उत्पन्न हुई है, किसी वस्तु के अंदर यदि ये घर्षण विद्युत उत्पन्न हुई है, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु आवेशित हो गई है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि इस मार्कर में ये गुण आ जाए कि ये हल्के से कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, हल्की हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, तो हम ये कहेंगे कि ये मार्कर आवेशित हो गया है, ये मार्कर आवेशित हो गया है, अर्थात इस मार्कर में आवेश उत्पन्न हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गया है। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये जो नया शब्द आपको निकल के आया आपके लिए आवेश का, इसके बारे में चर्चा करें। तो विद्युत की बात हुई, घर्षण विद्युत की बात हुई, और घर्षण विद्युत जिसमें उत्पन्न हो गया उसको बोला जाएगा कि वो वस्तु आवेशित हो गई है, आवेशित हो गई है अर्थात उसके अंदर आवेश आ गया है। तो देखिए इस आवेश के बारे में, ये आवेश क्या होता है, तो चले हम चर्चा करते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश को बोला जाता है इंग्लिश में चार्ज, आवेश का नाम है चार्ज। ये होता क्या है, तो देखिए जिस प्रकार से किसी पदार्थ में, पदार्थ का मतलब आपको द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, द्रव्य अर्थात ठोस द्रव गैस, पदार्थ ठोस द्रव गैस। जिस प्रकार से किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है उसका द्रव्यमान, अर्थात किसी पदार्थ के अंदर ये चीज तो होगी ही होगी, अनिवार्य रूप से ही ये चीज होगी। क्योंकि देखिए जब हम द्रव्य की परिभाषा को देखते हैं तो द्रव्य की परिभाषा ये कहती है कि वह वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान होता है। फर्स्ट परिभाषा, इसकी परिभाषा का पहला वर्ड ही ये कहता है कि जिस वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है। इसके बाद की परिभाषा कहती है जो स्थान घेरती है और जिसे हम एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने इन 5 इंद्रियों के द्वारा किसी न किसी इंद्रिय से उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य के प्रकार भी बताए गए, द्रव्य के प्रकार होते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो फिलहाल इनकी चर्चा हम केमिस्ट्री में करेंगे। अभी यहाँ जो हम आवेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बात किए पदार्थ की। पदार्थ के अंदर एक ये गुण होता है द्रव्यमान का, किसी भी पदार्थ का सबसे मूलभूत गुण होता है द्रव्यमान का, अर्थात किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार से हर पदार्थ के अंदर आवेश होता है, चार्ज होता है। यानी कहने का अर्थ हो रहा है कि ये द्रव्यमान और ये चार्ज किसी भी पदार्थ के मूलभूत गुण होते हैं, मूलभूत गुण ये होते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आवेश उस वस्तु के मूलभूत गुण होते हैं, यानी आवश्यक गुण होते हैं, यानी वो हर पदार्थ के अंदर होगा ही होगा। इसकी बात हम कर लिए। तो अब हम देखते हैं आवेश। तो आवेश के बारे में मैंने बताया आपको कि ये किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, एक विद्युतीय अवस्था है जो एक पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। अब हम देखते हैं कि ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है, किसी पदार्थ के अंदर आवेश आता कहां से है, कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो चले हम आवेश के बारे में से देखते हैं।
तो देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं आवेश की उत्पत्ति के बारे में, यानी आवेश का उत्पन्न होना कैसे होता है या आवेश कैसे उत्पत्ति होती है आवेश की, उसकी हम चर्चा करने वाले आज। तो देखिए, आवेश उत्पन्न करने के लिए आपको दो काम करने होते हैं। आप या तो किसी पदार्थ के अंदर से, जैसे सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। पहली चीज, आवेश उत्पन्न करने के लिए आप किसी पदार्थ या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, या दूसरी चीज, उसमें कहीं से आप इलेक्ट्रॉन दे दें। किसी पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल ले या किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन दे दे या उस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे दे, इन दोनों स्थितियों में आवेश उत्पन्न हो जाता है। चलिए हम आपको इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद है कि क्लास 11th में अध्ययन नहीं किए होंगे इन चीजों का। तो देखिए, इस संसार के हर एक पदार्थ का बनावट जो होती है वो बनती है परमाणु से। सबसे छोटा कण, इस संसार का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु को तोड़ें और उसको एक बराबर तोड़ते चले जाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो टूटना बंद कर देता है। अर्थात एक आपको इसको यदि आप इसे तोड़ना स्टार्ट करें तो तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आएगा जब ये टूटना बंद हो जाएगा, यानी एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर निकलेगा और वो टुकड़ा अब और ज्यादा टूटना बंद कर देगा, उससे ज्यादा वो नहीं टूट पाएगा। उस लास्ट वाले अंतिम टुकड़े का ही नाम होता है परमाणु। इसी परमाणु से इस संसार की समस्त वस्तुएं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो या वो गैस हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ये सभी चीजें इन परमाणुओं से मिलकर ही बनी होती है। यानी इनकी संरचना का मेन घटक परमाणु ही होता है। अब परमाणु के बारे में देखिए, ये केमिस्ट्री में विस्तार से बताया गया है, यहां हम आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा दिखा देते हैं। परमाणु एक गोलाकार पिंड होता है, कुछ ऐसा कण होता है, एक टुकड़ा होता है गोला सा। इस टुकड़े के केंद्र में कुछ ऐसी जगह होती है, इस जगह का नाम होता है नाभिक। इस जगह का नाम होता है नाभिक, और उस नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें से ये जो प्रोटॉन आपका होता है ये धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। फिर इस नाभिक के बाहर ऐसी कुछ कक्षाएं बनी होती है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अर्थात किसी परमाणु के मूलभूत कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हर एक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है और परमाणु मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी परमाणु के बीच में रहते हैं, जिस जगह पर ये रहते हैं उसको नाभिक बोला जाता है। और ये जो तीसरा कण आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर इन खाली, ये जो आपको कक्षाएं दिख रही हैं, ये जो रास्ते दिख रहे हैं, इन रास्तों में चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थात हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हर एक चीज के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, हर एक चीज के अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है। चले, तो अब इन्हीं में से यदि एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, मान लीजिए ये किसी पदार्थ का परमाणु है, किसी वस्तु का ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें या इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम डाल दें, बाहर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करवा दें, इन दोनों कंडीशंस में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस परमाणु के अंदर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जो मैं बात इसकी कर रहा था, तो ये पदार्थ है, ये परमाणु से मिलकर बना होगा, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तो यदि आप इस पदार्थ के तीन कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन इनमें से आपको निकालना किसे है, इलेक्ट्रॉन को। आगे हालांकि आप चलेंगे, जब अगले टॉपिक में हम चलेंगे आपको हम बताएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकाले जाते, इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाले जाते हैं। इसकी चर्चा हम आगे टॉपिक में करेंगे।
फिलहाल आज के टॉपिक में यदि आप इस पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे या इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन लाके डाल दे, दोनों कंडीशन में आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस पदार्थ में आवेश हो जाएगा। तो आवेश उत्पत्ति के लिए क्या लिख सकते हैं आप कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, या उसमें अधिकता हो जाती है, यानी कहीं से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। दोनों स्थितियों में आवेश उत्पन्न हो जाएगा उस वस्तु के अंदर। अब देखिए, आवेश उत्पन्न होता है दो तरीके से, एक कमी से और एक अधिकता से। तो इसी आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा गया, यानी आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक होता है धनावेश, धनावेश और यानी पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणावेश अर्थात निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से। तो कमी और अधिकता दो कंडीशन में होता है, इसीलिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। अब हम देखते हैं कि ये धनावेश कब उत्पन्न होता है। देखिए, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही ये धनावेश उत्पन्न होता है। अर्थात यदि ये मार्कर है, यदि ये कोई पदार्थ है, इससे यदि आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे बाहर, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो इसके अंदर धनावेश उत्पन्न होगा। दूसरा ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, यानी बाहर कहीं से हम इलेक्ट्रॉन लाके इस मार्कर में डाल देंगे तो इस मार्कर में उत्पन्न हो जाएगा ऋणावेश। क्योंकि हम यहां बात कर चुके, कमी और अधिकता दोनों स्थितियों में होगा, लेकिन आवेश का प्रकार अलग अलग होगा। कमी होने पर धनावेश उत्पन्न होगा और अधिकता होने पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। यानी आवेश के दो प्रकार निकल के आए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अब देखिए, अब हम इनसे संबंधित कुछ बात करें तो यदि आप एक धनावेश को एक धनावेश के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, एक ऋणावेश को ऋणावेश के पास ले जाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसे अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि यदि आप एक धनावेश के पास दूसरे धनावेश को लाते हैं तो इनके बीच क्या होगा। तो देखिए, यदि एक धनावेश के पास एक धनावेश को लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इंपल्स करेंगे, अर्थात ये एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे या दूर हटाएंगे। कहने का मतलब है, यदि इसमें भी धनावेश हो और इस पदार्थ में भी धनावेश हो, यदि आप इन दोनों को पास लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे कि आप चुंबक में देखे होंगे कि यदि चुंबक के क्या होता है कि यदि इस सिरे को हम लाएंगे, चिपक गए, अब इसे यदि हम पलट के लेके आते हैं, दूसरे साइड से इसको पास लाते हैं, तो आप देखेंगे कि चुंबक एक दूसरे को दूर हटा रहा है। ठीक वही घटना होती है इन आवेशों में। यदि एक धनावेश के पास में दूसरा धनावेश लेके आप आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। यही चीज होती है ऋणावेश और ऋणावेश के पास। यदि आप एक ऋणावेश के पास दूसरे ऋणावेश को लेकर आते हैं तो वही घटना होगी, ये दोनों एक दूसरे को आपस में प्रतिकर्षित करेंगे अर्थात दूर हटाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों वस्तुओं में धनावेश हो या इन दोनों वस्तुओं में ऋणावेश हो, तो इनको जब आप पास लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अपने से दूर हटाएंगे। फिर यदि हम एक धनावेश के पास एक ऋणावेश को लेकर आए, एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक निगेटिव को लेकर आए, तब क्या होगा, तो जब हम धनावेश के पास ऋणावेश को लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी आकर्षित कर लेते हैं।
ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात यदि इसमें धनावेश हो, इसमें ऋणावेश हो, इन्हें आप पास लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। तो देखिए इन आवेशों को धनावेश और धनावेश या ऋणावेश और ऋणावेश, इन आवेशों को नाम दिया जाता है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, एक जैसे आवेश, समान आवेश, और इनको बोला जाता है विजातीय आवेश। इनका नाम रखा गया है विजातीय आवेश। तो आप इसे कैसे बताएंगे कि यदि आप सजातीय आवेशों को पास में लेकर आते हैं तो प्रतिकर्षण होगा, अर्थात सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो चले, ये चर्चा हो गई आवेश के बारे में। तो अभी तक की क्लास में हम बात किए विद्युत के बारे में, घर्षण विद्युत के बारे में और आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार और आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में। अब हम क्लास की शुरुआत में कुछ घटनाओं का जिक्र आपसे किए थे, आकाशीय बिजली गिरना और स्वेटर उतारते समय उसे चटचट की आवाज आना, चिंगारी दिखाई देना। उनके कारण को हम देखते हैं इस टॉपिक को बेस लेकर, इस टॉपिक के बेस पर ही उनका कारण है। तो देखें, जैसे हम आकाशीय बिजली की जब बात करते हैं तो आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है? आसमान में बादल कुछ इस तरीके से उड़ते रहते हैं और उड़ते समय इनका वायु के साथ घर्षण होता है। बादलों का वायु के साथ घर्षण होता है, यानी बादल और वायु के बीच में होता है घर्षण, और घर्षण होने के कारण इन बादलों में आ जाती है घर्षण विद्युत। बादलों में उत्पन्न हो जाती है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत अर्थात इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया कि ये बादल हो जाते हैं आवेशित, इन बादलों में आवेश आ जाता है। अब कुछ बादलों में क्या होता है कि धनावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश आ जाता है, और कुछ बादलों में ऋणावेश आ जाता है। और जब ये धनावेश वाले बादल ऋणावेश वाले बादल से टकराते हैं तो इनके टकराने से ही बिजली उत्पन्न होती है। इनके टकराने से ही बिजली उत्पन्न होती है। कैसे? जिस प्रकार से घरों में बिजली के अलग अलग तार को यदि आपस में से जोड़ा जाए, उन्हें वो संपर्क में लाया जाए, तो आप देखते हैं कि उनके संपर्क में आने से जोर से चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक वही घटना यहां भी होती है। विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं इन बादलों में, जब ये आपस में टकराते हैं तो इनसे भी चिंगारी उत्पन्न होती है। अब होता क्या है कि आपके घरों में जो बिजली होती है उसका मान कम होता है तो वहां उत्पन्न होने वाली चिंगारी कम मात्रा में होती है, लेकिन इन बादलों में आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अधिक मात्रा में आवेश जब आपस में टकराएंगे तो वहां उत्पन्न होने वाली बिजली, वहां उत्पन्न होने वाली चिंगारी की मात्रा ज्यादा होती है। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इनके टकराने से बहुत अधिक बिजली, हालांकि आपस में टकराते रहते हैं, आसमान में चमक उत्पन्न होती रहती है, लेकिन कभी कभार बहुत अधिक मात्रा में आवेशित बादल आपस में टकराते हैं तो वहां पर उत्पन्न बिजली कई लाख वोल्ट में होती है। वहां उत्पन्न होने वाली बिजली कई लाख वोल्ट में होती है और वही बिजली जमीन तक पहुंच जाती है, पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो ये हो गया आकाशीय बिजली का उत्पन्न होना, यानी एक तरीके से ये घर्षण विद्युत पर बेस्ड होती है। घर्षण विद्युत यानी वायु और बादल के बीच में घर्षण के कारण ये उत्पन्न होती है आकाशीय बिजली। अब देखिए, आकाशीय बिजली के बाद आप जोर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनते होंगे, उसका कारण क्या होता है? देखिए, जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने के कारण अभी हमने आपको बताया कि यहाँ लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है, यानी यहाँ का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यहाँ गर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो गर्मी की मात्रा बढ़ने से यहाँ जो वायु के कण होते हैं, ये वायु के कण एक दूसरे से दूर हटते हैं और दूर हटते वक्त बाहरी वाले ये जो कण होते हैं, इन कणों से जोर से टकराते हैं, यानी बाहर वाले कणों के बीच में वायु का टक्कर बहुत ज्यादा होता है। वायु के टक्कर के कारण ही वो गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है। जिस तरीके से आप यहाँ दो चीजों के यदि आपस में टकराव कराते हैं तो उनके टकराने से आवाज उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से
यहाँ वायु के कणों के बीच में टकराव होता है, टक्कर होता है। अब चूंकि होता क्या है कि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत तेजी गति से वायु के अणु आपस में टकराते हैं और बहुत अधिक मात्रा में टकराते हैं, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है। तो ये घटना हो गई आकाशीय बिजली की। अब यदि हम स्वेटर की बात करते हैं कि स्वेटर की घटना क्या होती है, स्वेटर को उतारते समय चटचटाहट की आवाज और उसमें चिंगारी कैसे होती है। तो देखिए, ये घटना हर एक स्वेटर में नहीं होती है। यदि प्योर ऊन से यदि स्वेटर बनाया गया है तो ये घटना नहीं होती। ये घटना केवल होती है संश्लेषित ऊन से जो स्वेटर बनाए जाते हैं उनके साथ। होता क्या है, स्वेटर को जब हम पहन लेते हैं तो हमारे शरीर में मूवमेंट होता है, हमारा शरीर इधर उधर चलता है। इधर उधर चलने से स्वेटर में जो ऊन के धागे होते हैं उनके बीच में फ्रैक्शन होता है, इस तरह से घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण ऊन के धागों में आ जाता है आवेश, यानी वो कुछ ऐसे समझे कि इस तरीके से ऊन से वो बना होता है स्वेटर। जब शारीरिक मूवमेंट होता है, शरीर जब इधर उधर क्रियाशील होता है, तो इन धागों के बीच में होता है घर्षण। घर्षण होने से इन धागों में उत्पन्न हो जाता है आवेश। अब जब हम इसे शरीर से उतारते हैं तो शरीर से उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होता है। पहले मैंने बात किया आपसे कि इनके धागों के बीच घर्षण होता है, उनमें आवेश आ जाता है। जब हम स्वेटर को शरीर से उतारते हैं तो उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच में घर्षण होता है, जिस कारण से हमारे शरीर में भी आवेश उत्पन्न होता है। और जब ये दोनों आवेश आपस में टकराते हैं, ऊन का यानी आपके स्वेटर का आवेश और बॉडी का आवेश, तो टकराने जिस प्रकार से यहाँ घटना घटित होती है आकाशीय बिजली में, वही घटना यहाँ भी घटित होती है। अब चूंकि कारण क्या होता है कि ऊन में उत्पन्न होने वाली बिजली की मात्रा बहुत कम होती है, तो ना तो हमें झटके का महसूस होता है, ना बहुत ज्यादा चिंगारी होती है, ना बहुत ज्यादा उससे आवाज आती है। यानी यहाँ उत्पन्न होने वाली बिजली या यहाँ उत्पन्न होने वाली जो विद्युत होती है उसकी मात्रा कम होती है। तो स्वेटर में बस यही घटना होती है कि शरीर आवेशित ऊन और शरीर के बीच में फ्रैक्शन होता है, तो शरीर के आवेश और ऊन के आवेश के बीच में जिस प्रकार आकाशीय बिजली में घटना होती है, वही घटनाएं यहाँ भी उत्पन्न हो जाती है। चले, तो ये कुछ उदाहरण के बारे में हमने क्लास के शुरू में ही जिक्र कर लिया था। एक उदाहरण आपको और मैंने दिया था कंघी का उदाहरण, कि अब सूखे बाल में आप कंघी करते हैं, उसी एक छोटे से कागज टुकड़े के पास ले जाए तो टुकड़ा उस कंघी में चिपक जाता है। उसका भी कारण यही होता है। हमने आपको विद्युत के बारे में स्टार्टिंग टॉपिक में ही बात कर लिया था, विद्युत के बारे में, और मैंने विद्युत के बारे में बताया था कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है कि यदि ये किसी वस्तु के अंदर आ जाए तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो देखिए, जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी करते समय इस कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत आ जाती है। और इस विद्युत वाले मार्कर को जब हम कागज के पास ले जाते हैं, क्योंकि कागज बहुत हल्का होता है, तो कागज इस कंघी में चिपक जाता है। तो ये घटनाएं हो गई, और इन उदाहरणों के साथ हम इस टॉपिक को आज के समाप्त करते हैं। और अभी इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत अच्छे टॉपिक है, जिनकी बात हम करेंगे अगले क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं।